जहाँ कोशिशों का कद बड़ा हो वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूँ JSSC सीजीएल जो पेपर 3 में जो साइंस से सवाल बनेंगे उसी का प्रीवियस ईयर सवाल में लेके आया हूँ। लगभग 150 MCQ 150 टॉप MCQ के रूप में सवाल लेके आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाला है। जितने भी JSSC सीजीएल हो या रेलवे हो या जितने भी जैसे स्टेट PCS हो, वो सारे जहाँ कहीं भी विज्ञान से संबंधित MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर सवाल में आज लेके आया हूँ। 150 MCQ के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से संबंधित सवाल अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारी मेहनत के आधार पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक ऐसे नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ हमेशा मेरे फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो हम सभी को पता है कि जीवन की मूलभूत इकाई एक कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, कोशिका के बारे में कौन सा कथन गलत है ना। तो कोशिकाओं का आकार अमाप विशिष्ट रूप से विशिष्ट कार्य के लिए संबंधित है, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार भी होते हैं, यह भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की क्षमता होती है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिका नहीं, एक ही प्रकार के नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी गलत है। तीसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जितने भी MCQ में सवाल लेके आया हूँ वो सारे सवाल जो है वस्तुनिष्ठ सवाल जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया है। आप स्थिर बना के बैठिए, क्योंकि समय बहुत कम है। और याद रखना है, आज की तकलीफ़ ही कल की सुकून मिलेगा। तो तकलीफ़ तो लगेगा, क्योंकि कोई म्यूज़िक और डांस वाला वीडियो नहीं है, यहाँ आपके भविष्य बनाने का एक वीडियो है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अंत तक बने रहें कि ना। तो 150 MCQ है, जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल है। JSSC सीजीएल में फाड़ू कर देना। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं। तो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में यानी हम लोग वाला मतलब इंसानों में या जानवरों में यह जो है कोशिकांग नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य क्या कहलाता है मतलब जीवित अंश जो है जीव द्रव्य कहलाता है। तो यह किससे बना होता है। तो जीव द्रव्य जो है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिका अन्य अंगों से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर सवाल, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ होती है। तो 80% से ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो याद रखना है RBC है ना, लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं पाया जाता है। याद रखना है कि अगर आप 150 तक सवाल अगर आप कवर कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि 20 से 19 सवाल आपको कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि मैं ये सीरीज लेके आया हूँ। मेरे पास लगभग 3000 MCQ सवाल बनेंगे। मेरे पास सवाल है, सारे सवाल आपके साथ में प्रस्तुत करूँगा आगामी JSSC सीजीएल तक, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए, बहुत सारे कंटेंट यहाँ मिलने वाला है आपको। 7वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहा जाता है। तो याद रखना है, आत्मघाती बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। 8वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में कौन अर्धपारगम्य है। मतलब अर्धपारगम्य मतलब क्या होता है कि मतलब चुन के अंदर आने भी दे सकता है, नहीं भी आने दे सकता है, ठीक है, उसी को अर्धपारगम्य बोलते हैं। तो वो क्या होती है, तो कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। तो पावर प्लांट तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, या कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत ही माइटोकॉन्ड्रिया ही है, इसीलिए इसे पावर प्लांट कहा जाता है।
11वां नंबर सवाल, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है लाल रक्त कोशिका में आरबीसी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता कौन है। तो याद रखना है नियंत्रण केंद्र जो है वह केंद्रक ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस कोशिका का सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। याद रखना निम्नलिखित में से कोशिका का सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका ना, तो इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। 14 नंबर सवाल, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे हिस्टोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है अंत तक बने रहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और आज अगर आप हिम्मत करते हैं तो कल आपको यही हिम्मत ताकत के रूप में बदल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ हमें जितने भी स्पीच दे रहे हैं वो आपको ज़रूर कुछ तो चेंजेस ज़रूर लाएगा। तो याद रखना है हमें इस बार कदम सचिवालय में रखना है और हमें दृढ़ संकल्प लेना है कि बहुत सारे कंटेंट जहाँ मिलेगी वहाँ हमें स्थिर और थीर बनाए रखना है। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो याद रखना किसमें होती है, तो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीनों की जगह कोशिकांग में कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होती है। 16 नंबर सवाल आते हैं, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट है। तो क्या समाविष्ट है, यह एक नाइट्रोजनी क्षारक है, डाइऑक्सी राइबो शर्करा फास्फेट समूह भी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के अनुरूप कार्यों में से एक कार्य है। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका में के अनुरूप एक कार्य क्या है, तो विषैली पदार्थ को निर्विषीकरण, विषैली पदार्थ को यह समाप्त कर देना, यह सबसे बड़ी क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में नहीं है। तो ऐड क्या नहीं है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, थाइमिन नहीं है। ठीक है, एडेनिन दोनों में है, गुआनिन दोनों में है, साइटोसिन दोनों में, लेकिन थाइमिन दोनों में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में मौजूद है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं है। 19 नंबर सवाल है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। बहुत ही बड़ी सवाल, बहुत उम्दा सवाल है। तो याद रखना है आरएनए का प्राथमिक कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण करना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम क्या होता है, तो आरएनए को ही राइबोसोम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो जीन के क्या होता है, तो याद रखना गुणसूत्रों में होते हैं ना, जीन कहाँ होती है, गुणसूत्रों में। 22 नंबर सवाल है, डीएनए की द्विकुंडित संरचना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो याद रखना डीएनए के द्विकुंडित संरचना किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखना वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। याद रखना सबसे पहले डीएनए को फ्रेडरिक हम्समिक्चर ने किया था अलग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बहुत ही उम्दा सवाल है ये। 24 नंबर सवाल है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे हुए हैं, किसके किसके। तो याद रखना डीएनए को हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा 2 स्ट्रैंड के रूप में बंधे हुए हैं। जितने भी सवाल करेंगे वो सारे सीरीज के रूप में, अगर सभी सीरीज को आप लाइन बाय लाइन देखते रहिएगा तो उम्मीद करता हूं, और यहाँ से आप दावा भी ठोक सकते हैं कि 20 से 19-20 के सवाल कहीं नहीं जाने वाला। आप एकदम आसानी से इतना टिक कर सकते हैं, क्योंकि इतने ही सवाल बनेंगे ही बनेंगे, और इससे ज़्यादा सवाल ही नहीं बनता है साइंस में। वो सारे सवाल आपको करूँगा, लगभग 3-3.5 हज़ार MCQ के रूप में मेरे पास अवेलेबल है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, और जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 25 नंबर सवाल है, डीएनए के एक तंतुगज से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो याद रखना यह अनुलेखन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो याद रखना प्रयोगशाला में डीएनए ने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था, खुराना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो याद रखना माता पिता की भी पहचान हो सकती है, बलात्कारी का भी, और याद रखना है
चोरी का भी हो सकता है क्योंकि वो टच किया है ना, तो ऑप्शन उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व है? तो जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों में डीएनए का बहुत बड़ा योगदान है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए। 29 नंबर सवाल है, पुरुष में पुरुषत्व के कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायित्व है? तो XY, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम से मिलने से बालक का जन्म होता है? तो याद रखना, बालक का जन्म के लिए पुरुष का Y और स्त्री का X की जरूरत पड़ती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है, केवल समसूत्री। शरीर में अगर चोट लगा है तो केवल समसूत्री विभाजन का प्रयोग करके चोट को मरम्मत किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना, गुणसूत्रों की आकृति और विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन मध्यावस्था के आधार पर किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं है? तो याद रखना, विषाणु में कोशिका भित्ति की मौजूदगी ये नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, विषाणुओं में होता है, तो विषाणुओं में क्या होता है? तो याद रखना है, या तो डीएनए या आरएनए, उपरोक्त में से डी है ना, डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई एक विषाणु में होती है। 35 नंबर सवाल है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होती है? तो पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, ठीक है, जीवाणुओं को, कवकों को या पादपों को? केवल 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ठीक है। तो सवाल अच्छा है, विषाणु संक्रमित किसको कर सकता है? तो याद रखना, विषाणु जो है जीवाणु का भी, ठीक है ना, कवकों का भी और पादपों को भी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी तीनों को, विषाणु तीनों को प्रभावित कर सकता है। 37 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? बहुत ही उम्दा सवाल। तो याद रखना है, सर्वप्रथम किसी वायरस की खोज था, वह हुआ था TMV, है ना, TMV वायरस की खोज हुई थी सर्वप्रथम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 38 नंबर सवाल है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीन विषाणु HIV के द्वारा होती है, तो HIV के द्वारा क्या होती है? तो याद रखना है, रेट्रोवायरस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, जंतु में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो याद रखना, यह विषाणु के कारण उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, दूध के दही में जमने में सबसे बड़ा कारण लैक्टोबैसिलस का है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो याद रखना है, ये जो राइजोबियम है वह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, सिम्बायोटिक कीटाणु जो कि एक वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायित्व है, किसमें पाया जाता है? तो याद रखना, यह मटर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, को होती है सहजीवी जीवाणु होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं को कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के उपयोग में लाया जा सकता है? तो याद रखना है, स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है, प्रशीतन खाद्य परिक्षेपण में मदद करता है, तो कौन मदद करता है? तो याद रखना है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दर को कम करने में मदद करता है प्रशीतन, यानी रेफ्रिजरेशन, है ना। 47 नंबर सवाल, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो याद रखना है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को किण्विनीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, किण्विनीकरण। 48 नंबर सवाल है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में छत्रक किससे संबंध है?
तो याद रखना छत्रक जो है कवक से संबंधित। बहुत ही उम्दा ये सवाल है, एकदम बेसिक सवाल ये सब हो गया। आप ऐसे ऐसे सवाल देख के स्किप नहीं करना है। ये सारे सवाल एनसीईआरटी बेस्ड है, 9, 10, 11, 12 का बेस्ड है। और जैसे सीजीएल हो या जितने भी स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो, ये सारे सवाल यही एनसीईआरटी बेसिक से सवाल ही पूछा जाता है। 49 नंबर सवाल है कि सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है। याद रखना सामान्य खाद्य छत्रक जो कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है, यीस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे का उठने का क्या कारण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल, यीस्ट क्या है। तो यीस्ट एक कवक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के रूप में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो बंडिंग से माध्यम से यीस्ट तैयार होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं आधुनिक रसायन शास्त्र के मतलब केमिस्ट्री में, है ना, केमिस्ट्री से संबंधित। तो केमिस्ट्री से संबंधित से पहले एक वर्ड्स याद रखना है कि हर साल कर्मों के आधार पर फल मिलता है। हर साल कर्मों के आधार पर फल मिलता है। किस्मत का तो पता नहीं, पर मेहनत से सब कुछ मिलता है। तो अब हम लोग देखेंगे 50 से लगभग 55 सवाल केमिस्ट्री से संबंधित। ठीक है, पहला सवाल, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल याद रखना है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी लवाजियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, द्रव की अवस्था में अधिकतम संख्या कितनी है। तो कितना द्रव की अवस्था है। तो 5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, सामान्यतः द्रव की अवस्था में भौतिक वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं होता है। तो क्या नहीं होती है। तो लगभग कोलाइड नहीं होता, कोलाइडल नहीं होता। ठीक है, गैस होती है, द्रव होती है, ठोस होती है और प्लाज्मा होती है, बॉस आइंस्टाइन होती है ना, 5, लेकिन कोलाइडल नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, कौन से पदार्थ उन अवस्थाओं में है एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त करता है। तो याद रखना है बॉस आइंस्टीन घनीभूत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं पांचवा नंबर, विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। तो कौन सा नहीं है। इसकी संरचना नियत होती है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। छठा नंबर सवाल, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, हवा एक, तो हवा एक क्या है। तो याद रखना है दोनों तत्वों का यौगिक मिश्रण है, तत्व और यौगिकों का मिश्रण है हवा। 8वां नंबर सवाल, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व की परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो याद रखना यह इसकी तुलना कार्बन से की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो यह कनाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कनाद ने कहा था कि प्रत्येक जो पदार्थ है वह सूक्ष्मतम कण से ही मिलकर बना होता है। 10वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो कांच मिश्रण है, इस्पात मिश्रण है, पीतल में मिश्रण है, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। याद रखना है रासायनिक यौगिक जो है वह अमोनिया होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया रासायनिक यौगिक है। 12वां नंबर सवाल, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। याद रखना पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो प्लम पुडिंग जो मॉडल जो दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था। याद रखना है जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो परमाणु में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल,
द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो याद रखना द्रव्यमान संख्या जो है पान का योग है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी है, पॉजिट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखना है हम लोग बचपन में ईट पार नाच, ईट ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, थॉमसन। 18 नंबर सवाल, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो याद रखना एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक अपरमाणुविक कण है जो नकारात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत होती है उसका नाम प्रतिकण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो पॉजिट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। 21 नंबर सवाल, किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में विद्युत का सुचालन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूटन नाच न से ना न्यूटन, च से चैडविक के द्वारा किया गया था न्यूटन की खोज। 23 नंबर सवाल, कण बोसॉन नाम का संबंध किससे है? तो याद रखना है एस एन बोसॉन से। ऑप्शन नंबर एस एन बॉस से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होती है, यही सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक तत्व के सभी परमाणु और न्यूट्रॉन के साथ सदैव समान होती है, ये गलत है, अलग अलग भी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, किसी परमाणु के परमाणु संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन से पता चलती है। 27 नंबर सवाल, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमाणु संख्या जो है सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो याद रखना है कि फास्फोरस की तुलना में अधिक किसका है? तो याद रखना है क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? तो नियोन की तुलना में मैग्नीशियम की अधिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? तो कोबाल्ट जो है आयरन की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो पोटेशियम। ठीक है, एल्युमिनियम, सल्फर, फास्फोरस सब तो कम है, पोटेशियम ज़्यादा है क्लोरीन से। 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? तो याद रखना है एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, ऋण आवेशित परमाणु यानी ऋण आयन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो ऋण आयन में प्रोटॉनों की संख्या तत्व के परमाणु संख्या से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल था। 34 नंबर सवाल है, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु की संख्या 11, तो उसमें क्या होंगे? तो याद रखना है उसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो है वही 11 होगी जो परमाणु की द्रव्यमान संख्या है, और 12 क्या होगा जो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या घटा दी वो होगा, और 11 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होगी। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो बस द्रव्यमान संख्या को परमाणु संख्या से घटा दो तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 6। 37 नंबर सवाल, Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है, तो आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 26 प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस कणों में कणीय तरंग की द्रव्य प्रकृति पाई जाती है? कणीय तरंग की द्रव्य प्रकृति पाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल,
कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? 4। 40 नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव होती है? तो 2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, परमाणु जिसमें प्रोटॉन संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवीएस सवाल। तो याद रखना, परमाणु संख्या अगर समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है लेकिन यदि उनका परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान अलग अलग हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिक एवं समभारी का संबंध सही है? तो याद रखना है, समस्थानिकों की संख्या द्रव्यमान संख्या समान होती है, गलत, इसमें परमाणु संख्या समान होती है। दूसरा, समभारकों की संख्या परमाणु संख्या गलत होती है, ये भी गलत, समभारकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ना 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में क्या अंतर का कारण है? तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या का मान जो है वही उसका अंतर बताता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, समान तत्व के सभी आइसोटोप्स में क्या होता है? तो याद रखना है, समान तत्व में सभी आइसोटोप में एक जैसी परमाणुिक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणुिक संहति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे आइसोटोप कहा जाता है। वीवीएस सवाल याद रखना है ना, क्या हो गया कि परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होगी तो उसे आइसोटोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है, समभारकों में समान भार संख्या किंतु विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, क्या इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु आयन होते हैं? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के समान संख्या वाले परमाणु जो है आयन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल, दो तत्व कैल्शियम परमाणु संख्या 20, आर्गन परमाणु संख्या 18, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है? तो ऐसे तत्व को समभारिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तत्व के सबसे बाहरी कोषों इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित है कि रासायनिक गुणधर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तत्व के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 54 नंबर सवाल, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल, रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या होती है? तो ये रेडियो धर्मिता का यूनिट क्यूरी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल, रेडियो धर्मिता मापी जाती है तो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था लेकिन। रेडियो धर्मिता वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाना चाहिए? तो यह शीशा में रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? तो अल्फा बीटा गामा तीनों का विकिरण करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होती है? तो बीटा किरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बीटा किरण में समभारिक उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल, रेडियो धर्मिता पदार्थ में किस दौरान परिवर्तन नहीं होता है? तो जो गामा होती है, गामा उत्सर्जन, उस दौरान परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 62 नंबर सवाल, अल्फा बीटा गामा के वेधन शक्तियों में अवरोही क्रम में किस क्रम में आती है? ठीक है, तो याद रखना है सबसे कम में कौन है? सबसे ज़्यादा कौन हो गया? अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा वाला सबसे पहले। तो याद रखना गामा किरण में सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होती है, फिर बीटा, फिर अल्फा। ठीक है, मतलब जस्ट उल्टा, वेधन क्षमता में जस्ट उल्टा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति का किरण कौन सी है? तो याद रखना है अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 64 नंबर सवाल, अल्फा कण में क्या होती है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम लोग आएंगे फिजिक्स से संबंधित लगभग 50+ MCQ के रूप में।
पहला सवाल, कार्य का मात्रक क्या है? तो याद रखना कार्य का मात्रक जूल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो याद रखना प्रकाश वर्ष जो है दूरी की सबसे लंबी इकाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, एम्पियर किसका मात्रक है? तो याद रखना एम्पियर जो है विद्युत धारा का सही मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल, पार्सेक क्या इकाई क्या है? तो याद रखना है कि पार्सेक जो है दूरी की इकाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा 100 में लीट नहीं है? तो कौन सा 100 में लीट नहीं है? सेल्सियस उष्मा की इकाई ये नहीं है। बाकी सब डेसिबल ध्वनि से संबंधित, अश्वशक्ति शक्ति का इकाई है, और समुद्री मील जो है दूरी की इकाई है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ये वाला गलत है। 7वां नंबर सवाल, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो याद रखना ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब का। ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कैंडला मात्रक है। तो कैंडला किसका मात्रक? ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होती है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विनिमय सूत्र नहीं है? तो किसका नहीं है? तो दाब और बल का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, अदिश राशि है। तो अदिश राशि ऊर्जा अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बल और संवेग तो सदिश राशि है। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो ये वेग जो है वो सदिश राशि है, बाकी द्रव्यमान समय लंबाई सब अदिश राशि है। 14 नंबर सवाल है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो कौन सी भौतिक राशि? तो याद रखना द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को द्रव्यमान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होती है? समान गति होती है, समान वेग होती है, समान त्वरण होती है, या समान बल होती है? तो स्वतंत्र रूप से अगर कोई दो वस्तु गिर रही है तो उसका त्वरण हमेशा समान होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण को क्या कहा जाता है? मतलब क्या होती है त्वरण? क्या होती है त्वरण? हम लोग पढ़े हैं F = ma, पढ़े नहीं है? तो F हमारा कितना है 5, M कितना है 2, A कितना है नहीं पता, A निकालेंगे तो A 2 इधर गुना में इधर भागा में आ जाएगा, तो 5/2 यानी 2.5 है ना। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। 17 नंबर सवाल, किसी भी स्थिर और गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक वस्तु कोई बाएं बार सक्रिय न हो। तो यह गति का पहला नियम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, रॉकेट किसका सिद्धांत है? तो याद रखना है कि रॉकेट जो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है रॉकेट वाला। 19 नंबर सवाल है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या बनता है? तो याद रखना यह विश्राम जड़त्व। वह रुकना पसंद करता है, अचानक उठ के खड़ा हो दौड़ने लगेगा तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है विश्राम जड़त्व के कारण। 20वां नंबर सवाल, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा झुक जाती है। इससे आप क्या समझते हैं? तो इससे हम न्यूटन का पहला नियम समझते हैं कि स्थिर कोई भी वस्तु स्थिर बना रहेगा जब तक कोई बाएं बल उस पर कार्य ना करे। 21 नंबर सवाल, बल का गुणनफल क्या है? तो अभी हम लोग पढ़ें बल का गुणनफल F = ma, पढ़े थे ना। M मतलब द्रव्यमान यानी भार, A मतलब त्वरण यानी त्वरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भार और त्वरण जो है बल का गुणनफल है। 22 नंबर सवाल, शरीर का वजन ठीक है ध्रुवों में अधिकतम होती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन तब चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगी? तो याद रखना है 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। याद रखना है भार हमारा चेंज हो सकता है, लेकिन जो मास होती है वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना। याद रखना है द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होती है, ब्रह्मांड में कहीं भी चल जाओ द्रव्यमान वही रहता है। 24 नंबर सवाल,
पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो याद रखना उसका द्रव्यमान जो है वह 3 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल के गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अधिक मतलब कम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, जड़त्व अघूर्ण या कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो जड़त्व अघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो क्या होती है? टॉर्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा कि यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री हो जाए? तो 9 डिग्री से 3 डिग्री यानी इसका तापमान में कम हो रही है, तो आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस इसी के दौरान है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, जब एक बीकर में पानी बर्फ तैरती है तो बर्फ पुनः पिघल जाती है, तो बीकर का पानी क्या होगा? ऊपर उठेगा, घटेगा, बढ़ेगा, पहले जैसा बढ़ेगा, क्या होगा? तो याद रखना है कुछ परिवर्तित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, क्योंकि वो बर्फ जैसे ही पानी में डूबा हुआ है उसी टाइम उसका आयतन तो उसका कवर कर लिया है, तो अब क्यों बढ़ेगा? तो स्तर जो है नहीं बढ़ता। 30 नंबर सवाल, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? तो याद रखना यह पानी जमने में फैलता है, इसी के कारण होती है। 31 नंबर सवाल, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो याद रखना है क्योंकि बर्फ में की अपेक्षा घर्षण कम होती है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 32 नंबर सवाल, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या हो जाता है? तो जहाज जो है थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर उठ जाती है घनत्व के कारण। 33 नंबर सवाल, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाता है? तो याद रखना पारे में तैरने के कारण लोहे के घनत्व जो है पानी से अधिक और पारे से कम होती है। इस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पानी का घनत्व अधिकतम होती है कहाँ होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, अभी हम बताए थे 4 डिग्री सेल्सियस। 35 नंबर सवाल, वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका अपरिवर्तित रहेगा, यह भी बता दिए, तो द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान सेम ही रहता है, कितना उसका भार वजन कम वैसी हो जाएगा, ठीक है, तो द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता। 36 नंबर सवाल, 35 नंबर सवाल बोल रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगी? तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ मैं क्षमा मांगता हूँ, मैंने द्रव्यमान बोल दिया, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व चेंज नहीं होगा, जबकि द्रव्यमान भी चेंज नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन के आधार पर घनत्व होगा। 36 नंबर सवाल है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो याद रखना 1/10। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर 2 टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि ये चिपकने का कारण दाब अधिक होने पर बर्फ का गलना घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो याद रखना क्यों? तो याद रखना है वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब जितना जमीन से जितना हाइट ऊपर जाएंगे उतना हमारा वायु दाब की कमी होगी, इसीलिए पेन की स्याही की रिस जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, ऊंचाई की जगहों में पानी 100 डिग्री के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगती है? तो याद रखना यह क्योंकि वायुमंडलीय दाब के कारण है, ऊपर में जितना बढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब कम होते जाएगा। 40 नंबर सवाल, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो याद रखना है वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है, इसीलिए तो बुलबुला बन पाता है, तो हम लोग से दाब ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, वायुमंडलीय दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस प्रकार संकेत देता है कि मौसम क्या है? तूफानी होगा। अचानक गिर रहा है तो तूफान से ही कोई सामान अचानक गिरती है ना, तो उससे याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? तो क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, हाइड्रोजन से भरा रबड़ पर गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब की
कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, और ज़्यादा नहीं है, मात्र 10-12 होगा। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो याद रखना, सूर्य का निरंतर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन से होती है। संलयन कैसे याद करें? संलयन, यहाँ भी तो सन ही पढ़ा जा रहा है और सूर्य से सवाल ही बना है, तो संलयन से संबंधित। 45 नंबर सवाल, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं उसका आकार परिवर्तित हो जाती है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो याद रखना, इसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो याद रखना, गतिज ऊर्जा खींची हुई धनुष में नहीं है, बाकी सब में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, जब एक चल वस्तु किसी गति की दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है? तो कौन सा नियम जो है इस कथन को वैध ठहराता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो याद रखना, साइकिल चलाते समय वह झुकता है ताकि गुरुत्व के आधार पर अंदर ही बना रहे और वह इंसान को गिरने से बचा लेता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्र बल लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होती है? तो याद रखना, इसका भार बदल जाती है परंतु द्रव्यमान नहीं। ये सारे हम बता दिए हैं पहले। 53 नंबर सवाल, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगी? तो कब अधिक महसूस होगी? तो याद रखना, जब लिफ्ट से त्वरित ऊपर जा रहा हो तब, है ना, अधिक महसूस होगी, और जब नीचे जाएंगे तो सबसे कम महसूस होगी। 54 नंबर सवाल है, एक लिफ्ट में किसी वस्तु पर तेज भार वास्तविक भार से कम हो रही है तो लिफ्ट में कौन सा महसूस होगा? तो याद रखना, त्वरण के साथ नीचे जब जा रहे हैं तो हमारा अपना भार कम महसूस होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 55 नंबर सवाल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नज़दीक है? तो याद रखना 1/6। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 56 नंबर सवाल, लोलक की कालावधि क्या है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है लोलक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर सी, लोलक घड़ी लंबाई बढ़ जाती है जिससे दोलन क्षमता में ज़्यादा समय बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल 2% घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं? तो याद रखना, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति को प्रवासी अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण? तो याद रखना, सतही तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल लगभग 150 MCQ के रूप में जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूप में दिया जाता है वो सारे सवाल किए हैं। इसी तरह ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए अगला वीडियो में हम जरूर फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।